वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मॉर्निंग की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक को एक बार फिर से कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बच्चों, हम लोगों ने डेरिवेटिव्स का बेसिक कंसेप्ट क्लास 11th में अच्छी तरीके से सीख लिया था, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने अडॉप्ट किया हुआ है ताकि हम लोग विदाउट पेन चीज़ों को ईजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ। खैर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपके लिए टॉपिक चूज किया हुआ है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। एक क्लास हम लोग इसको ऑनलाइन कर चुके हैं, आज हम लोग उसी क्लास के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट पर आएंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर रेज होता है वो ये रेज होता है कि क्या विदाउट डेरिवेटिव भी हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को समझ सकते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन के पहले एक और भी क्वेश्चन रेज होता है कि सर सबसे पहले ये बताइए कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस असल में होते क्या हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा इंक्रीजिंग कंसेप्ट विदाउट डेरिवेटिव। अगर हम डेरिवेटिव का यूज नहीं करें, क्योंकि बच्चों डेरिवेटिव की शुरुआत तो न्यूटन ने की थी, आपको पता होगा कैलकुलस की खोज न्यूटन और लेबनिज के थ्रू ही की गई थी। तो इसके पहले हमारे मैथमेटिशियंस इस टॉपिक को किस तरीके से कॉम्प्रीहेंड करते थे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखो, अगर हम डेरिवेटिव का यूज नहीं करते हैं और हम समझना चाहते हैं द कंसेप्ट ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव रिक्वायर्ड द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम जिसमें x और y को हम अडॉप्ट करते हैं और उसी के बिहाफ पर काम करते हैं। लेट अस कंसीडर, हम एक पॉइंट को प्लॉट करना चाहते हैं और पॉइंट हमने अडॉप्ट किया हुआ है 2,3। देन हाउ कैन वी प्लॉट दिस पॉइंट? दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। आप जानते हैं ये हमारे पास x एक्सेस होता है और ये हमारे पास y एक्सेस होता है। अब अगर हम एक पॉइंट को प्लॉट करना चाहते हैं 2,3, तो वर्किंग क्या होता है, x एक्सिस पर चला गया यूनिट 2 होगा और y एक्सिस पर चला गया यूनिट 3 होगा। बच्चों, जहां भी बात समझ नहीं आएगी तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। कोई संकोच वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अभी ये जो आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, जहां पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ intersection of two lines, and this is actually known as the position of a point 2,3 on a Cartesian system। अगर बच्चों आपको इतना नॉलेज है तो आपको इस कंसेप्ट को समझने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होगी। चलिए देखते हैं कि क्या है। बच्चों, ये एक आपको ग्राफ देखने को मिल रहा होगा जो रेड कलर का है, और इस ग्राफ को हम जानना चाहते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। देखो, सबसे पहले तो एक अपने दिमाग से एक बात ये निकाल दीजिए कि जो ग्राफ इस तरीके से स्लोप जिसका भी होता है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, इस तरह के कुछ कंसेप्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन वो हमारी एक्चुअल थ्योरी नहीं है। जिस तरीके से कानून सबूत मांगता है उसी तरीके से मैथ प्रूफ मांगती है, तो हम इसे मैथमेटिकली समझने का प्रयास करेंगे। अभी ग्राफ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं विदाउट डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ग्राफ है उसमें पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। कहीं पर भी आप एट रैंडम हिट एंड ट्रायल आप कहीं पर भी पॉइंट्स को रख सकते हैं, किसी भी जगह पर, कोई टेंशन नहीं। जहां आपको अच्छा लगे आप वहां पर रख सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है कि उस पॉइंट पर आपको एक वर्टिकल परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और ये दोनों ही लाइन अपने अपने एक्सिस पर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये हमारा रहा x एक्सिस और ये हमारा रहा y एक्सिस। क्लियर? बोलो बच्चों, सभी को क्लियर है? कहीं कोई टेंशन? अब हमने इस पॉइंट को देखा। अब इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें, यानी हम पॉइंट M की बात कर रहे हैं कि पॉइंट M को आपको डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू दी पॉइंट N, तो हमको साफ साफ मालूम चल रहा है कि पॉइंट M
छोटा होगा पॉइंट n के कंपैरिजन में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हाइट में पॉइंट m नीचे है, पॉइंट n ऊपर है। इसको अभी हम लोग अलग अलग सिस्टम से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमें एक ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करना है। उसके बाद में इस तरीके से डॉटेड लाइन जो आप देख पा रहे हैं, दीज आर ऑल दी लाइंस परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब अलग अलग एक्सेस को डिस्कस करना है। यानी हमने देखा कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस इस लाइन की जो है वो क्या है, x1 है, इसी को हमने नाम x1 दिया। सेम प्रोसेस अगर हम इस वर्टिकल लाइन की डिस्टेंस इस ओरिजिन से देखें तो ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये लेंथ ज्यादा होगी कंपैरिजन टू दिस लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि x2 बड़ा है x1 से, यानी x2 इज ग्रेटर देन x1। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि जो x3 है, जो x3 आप देख पा रहे हैं वो x3 x2 के कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है। तो x3 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअल में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर पा रहे हैं पॉइंट A को। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया x एक्सिस को। देखो अभी हमने एक पॉइंट लिया और उसको हमने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू दी x एक्सिस। तो हमें यहाँ से कंसेप्ट देखने को मिला और वो कंसेप्ट था कि x1 इज लेस देन x2। सेम अगर अभी हम इसको आगे प्रोसीड करें तो हमने देखा x2 इज लेस देन x3। ये तो हमने बात की x एक्सिस की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, y एक्सिस की। y एक्सिस पे अगर हम डिस्कस करें तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो पॉइंट M है, ये कहीं यहाँ पर एक आपको डॉट देखने को मिलेगा, ये y एक्सिस पर अगर हम इस लेंथ को ड्रॉ करें तो y एक्सिस में ओरिजिन से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है येलो लाइन के थ्रू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। फिर अगर हम इस पॉइंट n को डिस्कस करें तो इस n के ठीक सामने ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये देखेंगे और ये लेंथ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। अभी साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये लाइन छोटी है इस लाइन के कंपैरिजन में। यहाँ से फिर एक हमें कंसेप्ट देखने को मिला कि अगर ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, तो हमने इसको नाम दिया कि ये y4 है और इसको नाम दिया कि ये y5 है। तो यहाँ से अभी हमें क्या देखने को मिला कि y4 इज लेस देन y5। क्या कंसेप्ट देखने को मिला, y4 इज लेस देन y5। तो विदाउट डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं, x और y को डिस्कस करते हैं। क्लियर। अगर x में इंक्रीमेंट हो रहा है और उसी इंक्रीमेंट के रिस्पेक्ट में y में भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। इतनी बात समझ आई मेरे बच्चों, क्या आप लोग इतनी बात समझ पा रहे हैं? अगर x में इंक्रीमेंट हो रहा है और x के रिस्पेक्ट में y में भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। एक चीज और भी समझेंगे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द डोमेन। ये टॉपिक बिल्कुल आसान है मगर ये टॉपिक उन्हीं के लिए आसान होगा जिनको डोमेन का नॉलेज है। अगर आपको डोमेन का नॉलेज नहीं है तो निश्चित तौर पे आप इस टॉपिक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी और आप फंस भी सकते हैं। खैर इन सब चीजों को मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है कि ये जो ऑरिजिन से डिस्टेंस थी h2 है, ये जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है x2 की g2 है। सेम प्रोसेस k1 e1 एंड f2। आइए जरा डिस्कस करते हैं इसी को फिर हम लोग आगे। और हमने यहाँ पर देखा कि अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन इंटरवल। देखिए ये हमारा सबसे ज्यादा नोट पॉइंट होगा। एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, ये जो अभी अभी आपने देखा ये आपके लिए नोट पॉइंट है। हम विदाउट इंटरवल फंक्शन के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए फंक्शन के साथ में डोमेन का होना मस्ट है। तो वो कह रहा है कि एक फंक्शन को हम तभी इंक्रीजिंग बोल पाएंगे और कहां पर बोल पाएंगे, इस डोमेन पे बोल पाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो एक फंक्शन इंक्रीजिंग तभी बोला जाएगा जब x बढ़े तो x के रिस्पेक्ट में y भी बढ़े। यानी डायग्राम से हमको देखने को मिला कि जब x2 x1 से बड़ा है तो सेम सिचुएशन पर y2 y1 से बड़ा है। यहाँ पर इस कंडीशन का कोई भी लेना देना नहीं होगा कि y2 क्या x2 के रिस्पेक्ट में ही बढ़ रहा है। मतलब अगर x2 2 यूनिट बढ़ा तो इसका कोई मतलब नहीं है कि y2 को भी 2 यूनिट ही इंक्रीज होना पड़ेगा। बस मैटर करता है कि अगर x2 इंक्रीज कर रहा है तो x2 के रिस्पेक्ट में y2 को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, नो मैटर कितना इंक्रीज कर रहा है। सेम प्रोसेस, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ab if
द वैल्यू ऑफ y इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x इंक्रीज कर रहा है और x के रिस्पेक्ट में अगर y डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। सर एक बार फिर से जरा समझा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट A है ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू को अचीव कर पा रहा है और इसी हाईएस्ट वैल्यू के साथ में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट O आया, फिर P आया, फिर Q आया, फिर R आया। तो जब हम ऑरिजिन से LHS की तरफ बढ़े, किस तरफ बढ़े, ऑरिजिन से जब हम बढ़े LHS की तरफ, तो ऑरिजिन से LHS की तरफ बढ़ने पर हमने देखा कि वैल्यूज क्या होती हैं, बढ़ रही हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ऑरिजिन से राइट हैंड साइड जाने पर वैल्यूज बढ़ती हैं, इंक्रीज करती हैं, अप होती हैं, और जब हम लोग अपवर्ड जाते हैं ऑरिजिन से अपवर्ड यानी y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर, तब भी वैल्यूज क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि जब हम ऑरिजिन से LHS की तरफ इंक्रीज बढ़ रहे हैं तो x की वैल्यूज तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, मगर x के रिस्पेक्ट में जरा y को देखो, y के साथ में क्या हो रहा है, y की वैल्यू लगातार बच्चों घटती जा रही है। देखेंगे जरा यहाँ पर, ये देखो पॉइंट P कहीं यहाँ पर आया, जबकि ये देखो पॉइंट Q का जो y कोऑर्डिनेट है y एक्सिस पर वो यहाँ आया, और हम सभी जानते हैं कि जो y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है वो बड़ी होती है, जो वैल्यू नीचे लिखी होती है वो छोटी होती है। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट A को हमने क्रॉस किया, O पर आए, P पर आए, Q पर आए, R पर आए, S पर आए, तो हमें यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि x में तो लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, मगर x के रिस्पेक्ट में जो हमारा y है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि फंक्शन पॉइंट A मतलब x3 टू दिस पॉइंट, कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट तक फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बात समझ आ रही है? क्या आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था जो हमने अडॉप्ट किया हुआ था विदाउट डेरिवेटिव। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से बेहतर तरीके से समझेंगे। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू हमने अज्यूम कर लिया कि जो x1 की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। हमने ये अज्यूम किया कि ये जो x1 है ये हमारे पास क्या है, 1 है। और फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो x2 है उसकी वैल्यू हमने क्या अडॉप्ट कर रखी है, उसकी वैल्यू हमने अडॉप्ट कर रखी है 1.5, यानी x1 हमने क्या लिया हुआ है, 1, और x2 क्या लिया हुआ है, 1.5। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जो 1.5 होगा वो बड़ा होगा 1 से। अब हमने देखो इसी ग्राफ में देखा कि जब हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 1, यानी x1 को हमने 1 अज्यूम कर रखा है, तो इस सिचुएशन में जो y1 की वैल्यू हमने अडॉप्ट की हुई है, देखो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये जो वैल्यू होगी ये कुछ ज्यादा होगी। हमने अडॉप्ट कर रखा है, क्या अडॉप्ट कर रखा है, y4 हमने अडॉप्ट कर रखा है 7। अच्छा, जब x1 हमने ये लिया तो y4 कहीं यहाँ पर आएगा हमारे पास, तो ये 1 2 3 4 5 6 और फिर ये कहीं नियर अबाउट 7, तो y4 की वैल्यू 7, जबकि y8 हम देख पा रहे हैं तो y8 कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7 से अब होगा, यानी 7.8 हमने अज्यूम कर रखा है। अभी हमको देखने को मिल रहा है कि 7 और 7.8 में 7.8 बड़ा होता है। तो हमने देखा कि जब x में इंक्रीमेंट हुआ, x 1 से 1.5 हुआ, तो y में भी इंक्रीमेंट हो गया, y 7 टू 7.8। इससे क्या मालूम चला कि फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब बच्चों आपको ये पॉइंट्स लगातार डिस्कस करने होते हैं, ये तब तक हमें डिस्कस करना होता है जब तक कि हमको सेम बिहेवियर फंक्शन का मिलता जा रहा है। यानी फंक्शन पहले पॉइंट m पर इंक्रीज कर रहा था, फिर n पर इंक्रीज किया, फिर a पर इंक्रीज किया। तो हमने बेसिक कंसेप्ट बताया कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक इंक्रीज करेगा, पॉइंट a तक इंक्रीज करेगा। जबकि अगर हम फिर आगे देखें तो यहाँ से फंक्शन अब डिक्रीज करना शुरू करेगा और लगातार डिक्रीज करता चला जाएगा। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि ग्राफ इज डिक्रीजिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट टी। हम केवल यहीं तक फंक्शन को डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमने इसी जगह से इसको ब्रेक कर दिया है और इसके नीचे अब हम नहीं जाएंगे। तो ये हमारे पास एक इसका दूसरा कंसेप्ट रहा जो कि अभी आपने देखा। फिर आगे प्रोसीड करते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ने अडॉप्ट किया हुआ है। यू कैन सी द ग्राफ ऑफ द लॉग एक्स। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है लॉग एक्स का। जैसा कि हमने आपको बताया कि विदाउट डेरिवेटिव हम लोग किस तरीके से फंक्शन को डिस्कस करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है ऑन दी ग्राफ। आपको ग्राफ के ऊपर ही पॉइंट्स को क्या करना है बच्चों, प्लॉट कर देना है। जैसे ही हमने
पॉइंट्स को प्लॉट किया तो आप ये पॉइंट्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। कोई मैटर नहीं है क्या डिस्टेंस लेना है और कहाँ पर लेना है, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ ले सकते हैं। बस मैटर ये है कि वो पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर ही होने चाहिए। फिर आगे जरा देखते हैं, हमने कोई भी हिट एंड ट्रायल से कोई भी दो पॉइंट्स अडॉप्ट किए, पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, तो यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा कि पॉइंट ए में ये देखो एक्स, कोई भी एक कोऑर्डिनेट लिखा होता है तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स है, जो सेकंड है वो क्या है, वाई है। सेम प्रोसेस इसमें भी, ये क्या है, एक्स है और ये क्या है, वाई है। सभी बच्चे लोग जानते होंगे, बच्चे तो हमारे पढ़ने वाले हैं, सब होशियार हैं। फिर जरा देखते हैं, तो पॉइंट यहाँ पर हमने देखा x की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है 0.24, और जबकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है 0.5, यानी a और b के रिस्पेक्ट में हमने देखा कि x लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको हम लोग थोड़ा और बेहतर कर सकते थे अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दें, तो आप देखेंगे कि ये x और ये यहाँ से वैल्यू देगा करके y एक्सिस पर, ये यहाँ से वैल्यू देगा करके y एक्सिस पर। अभी आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखो x एक्सिस को हमें पहले डिस्कस करना है, तो हमने देखा कि पहले x की वैल्यू क्या आ रही थी, पहले x की वैल्यू आ रही थी 0.25, फिर यहाँ पर x की वैल्यू हमको क्या मिली 0.5, यानी हमने पॉइंट a और b को जब डिस्कस किया तो पॉइंट a और b को अडॉप्ट करने के बाद में आपको इन्हीं पॉइंट्स को x एक्सिस और y एक्सिस पर अलग अलग डिस्कस करना होगा। जबकि यहाँ पर हमने देखा आकर के कुछ अलग ही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, ये और ये, यानी y एक्सिस में जैसे जैसे वैल्यूज बड़ी होती जाती हैं एक्चुअल में वैल्यू छोटी होती जाती हैं। अगर मैं पूछूं कि माइनस का 1.5 और माइनस का 0.5, यानी माइनस का 0.5 और माइनस का 1.5 में बड़ा कौन सा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर बड़ा होगा माइनस का 0.5, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे नेगेटिव पार्ट में वैल्यूज बड़ी होती हैं वो एक्चुअली वैल्यूज छोटी होती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे x की वैल्यूज में इंक्रीमेंट हो रहा है, सेम प्रोसेस y की वैल्यूज में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमने देखा कि जब x1 x2 से छोटा है तो y1 भी y2 से छोटा है। तो इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर हमने बताया कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। कोई भी यहाँ पर इस तरीके का पॉइंट नहीं दिख रहा है जिसके बाद में वैल्यू डिक्रीज करने लगे हैं। और अगर हमें इन पॉइंट्स की, ये पॉइंट्स हमको एग्जैक्टली पता है तो हम इजीली देख करके बता सकते हैं। ये देखो x, ये देखो x, ये देखो x, आप देख पा रहे हैं कि x में लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखो ये हमारे पास x रहा, ये 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 x रहा। तो ये सारे के सारे x की वैल्यूज को हमने अडॉप्ट किया और हमें पता चला कि ये सारी की सारी वैल्यूज कैसी हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जबकि यहाँ पर देखो जरा y एक्सिस में भी हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार वैल्यूज क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो इससे ये मालूम चला कि ये जो हमारा ग्राफ है log x, ये किस तरीके का ग्राफ है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये ग्राफिकल सोल्यूशन बेस्ड आपको एक लेक्चर डिलीवर किया गया है। अब इस लेक्चर के बाद में हम लोग अडॉप्ट करेंगे कौन सा पार्ट, हम लोग अडॉप्ट करेंगे इसी का डेरिवेटिव पार्ट, कि हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव किस तरीके से डिस्कस करते हैं।